हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे मुकद्दर का फैसला का दूसरा भाग। जहाँ तक की कहानी हम पहले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उधर दूसरी ओर रामू राजा बना हुआ राजमहल के एक शयन कक्ष में शैया पर लेटा हुआ था। भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इसी राज्य का राजा बनकर यहीं पर राज करूंगा, अपने गांव भी वापस नहीं जाऊंगा। कल सैनिकों को अपने गांव भेजकर जानकी, सोनू और प्रभा को भी यहीं पर बुलवा लूंगा। वे तीनों मुझे राजा बना देखकर फूले नहीं समाएंगे। तभी उसने सोचा, अगर उन उन अगर जानकी और बच्चों को यहाँ बुलाऊंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अत्यंत ही दरिद्र परिवार का हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलवाऊंगा, अपना पता भी इन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे घर से आने से पहले मेरा कितना अपमान किया था। वह मेरी पत्नी बनने योग्य नहीं है। अब मैं राजा बन गया हूँ। अब तो मैं किसी देश की राजकुमारी से ब्याह रचाऊंगा। यह सोचकर रामू ने अपनी आंखें मूंद ली और चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, हम कौशाम्बी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य दिवाकर को यहाँ बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश देकर उसे कौशाम्बी रवाना कर दिया। सैनिक कौशाम्बी पहुंचकर ज्योतिष दिवाकर से मिला। ज्योतिष जी, आपको दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह ने बुलाया है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर ही दौलतपुर वापस लौटूं। दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति उन तक भी जा पहुंची हो और वे अपना हाथ मुझे दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हो। दिवाकर, ऐसा अवसर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मुझे इस सैनिक के साथ दौलतपुर चले जाना चाहिए। यह सोचकर, ठीक है, मैं तैयार होकर अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दिवाकर जल्दी से तैयार होकर सैनिक के साथ चल पड़ा। जब वहां रामू के सामने पहुंचा, रामू तुम? धीरे बोलिए ज्योतिष जी, अब मैं रामू नहीं, राजा रामेश्वर सिंह हूँ। ओह, तुम इतनी शीघ्र राजा बन जाओगे, यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ज्योतिष जी, यह सब आपकी कृपा का फल है। ना आप मेरा हाथ में कटार से रेखा बनाते, ना मेरा मुकद्दर बदलता। रामू को राजा बने देख दिवाकर सोच रहा था, रामू के मुकद्दर देख ले, मैंने गरीब रामू को राजा बनाकर दिखा दिया है। अब रामू राजा बनकर ही अपना शेष जीवन बिताएगा। रामू के मुकद्दर, तू हार गया, मैं जीत गया। दूसरी ओर उसी कक्ष में खड़ा अदृश्य रामू का मुकद्दर दिवाकर की ओर देखकर सोच रहा था, दिवाकर, जोड़ तोड़ करके तूने निर्धन रामू को राजा तो बना दिया है, लेकिन मैं भी अपनी बात पर दृढ़ हूँ। यह हूँ 1 माह के अंदर अंदर मैं रामू को पुनर्पहले जैसी हालत में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार तेरी हार हो जाएगी। दिवाकर को सोच में पड़ा देख रामू ने कहा, दिवाकर जी, आपके कारण हम राजा बने हैं, इसीलिए पुरस्कार स्वरूप आपको हीरे जवाहरात से लदे 5 हाथी व 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद रामू, मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार करता हूँ। रामू ने दिवाकर को उचित पुरस्कार दिया। तत्पश्चात, दिवाकर जी, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा, आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। जैसा आपका आदेश राजन। जब रामू को प्रणाम करने के पश्चात दिवाकर वहां से चल दिए। दिवाकर के जाने के पश्चात रामू के मन ही मन सोचा, अब मैं राजा बन गया हूँ, इसीलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और पड़ोसी राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से राज्य का विस्तार भी होगा और मेरी वाहवाही भी होगी। यह सोचकर उसने प्रधानमंत्री को बुलाया। प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य के सबसे समीप पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमाओं से लगा हुआ राज्य नखरपुर है। और वहाँ राजा नखर शासन करता है। यह सुनकर प्रधानमंत्री जी, सेना को तुरंत ही युद्ध पर जाने का आदेश दे दो। हम आज ही युद्ध के लिए कूच करना चाहते हैं। युद्ध? महाराज, आप किसे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राज्य से लड़ाई भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हम नखरपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। युद्ध में नखरपुर को जीतकर हम उसे अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा नखर तो बहुत ही
धर्मात्मा व सज्जन हैं, उनसे युद्ध करने का ख्याल तो आपको सपने में भी नहीं आना चाहिए। महाराज, राजा नखर तो हमारे राज्य के सबसे बड़े हितैषी हैं। स्वर्गीय महाराज दौलत सिंह तो उसके मित्र वर्त संबंधी ही थे। यह सुनकर रामू भड़क उठा। प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है कि आप हमें आदेश दे। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। यदि आप राजनीति में नए हैं, इसीलिए राजा नखर पर आक्रमण करने जैसा गलत निर्णय ना लें। एक बार इस विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि नखरपुर राज्य हमारे राज्य से बहुत छोटा है। राजा नखर की सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर निश्चय ही हमारी जीत होगी, लेकिन राजन, बिना किसी कारण नखरपुर पर आक्रमण करना अन्याय संगत होगा, ना तर्क संगत। बस बस प्रधानमंत्री जी, बहुत हो चुका आपका भाषण। हम राजा हैं और राजा बार बार अपने किए निर्णय को नहीं बदलता रहता है। युद्ध होगा और राजा नखर से ही होगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। मैं अभी जाकर सेनापति को आपका आदेश देता हूँ। इतना कहा प्रधानमंत्री वहां से चल गया। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ही सेनापति को बुलाया। सेनापति जी, राजा रामेश्वर सिंह आज ही नखरापुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से सेना को एकत्रित करके तैयार होने का आदेश दीजिए। नखर राज्य पर आक्रमण, यह महाराज को क्या सूझा? प्रधानमंत्री जी, आपने महाराज को इस आक्रमण के लिए मना नहीं किया? सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया, पर वे अपनी ही जिद पर अड़े रहे। अतः युद्ध के अलावा अब कोई चारा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, महाराज के आदेश पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन महाराज नखरपुर राज्य पर आक्रमण करके उचित नहीं कर रहे हैं। सेनापति ने तुरंत ही सारी सेना को एकत्रित किया और उन्हें सारी बात समझाई। सारी बात सुनकर सैनिक चौंक पड़े। नखरपुर राज्य पर आक्रमण, यह महाराज को क्या सूझी? महाराज ने यह बहुत ही गलत निर्णय लिया है। सैनिकों की फुसफुसाहट को सुनकर सेनापति ने उन्हें आदेश दिया। सैनिक, तुम जल्दी से युद्ध पर जाने की तैयारी कर लो। महाराज रामेश्वर सिंह आज ही नखरपुर की ओर कूच करना चाहते हैं। जो आ गया सेनापति जी। सैनिक तुरंत ही तैयारी में लग गए। उसी दोपहर में अपनी सेना के साथ रामू ने नखरपुर की ओर कूच कर दिया। जब राजा नखर युद्ध में हारकर मेरे कदमों में लेटा तो यह दृश्य कितना मनोहारी होगा। जब राजा नखर को इस बात की सूचना मिली तो दौलतपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या प्रधानमंत्री ने भी नए राजा को यह नहीं बताया कि स्वर्गीय राजा दौलत सिंह से हमारे संबंध कैसे थे? अब जब सिर पर आही पड़ी है तो युद्ध तो करना ही होगा, लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा जो भी हो, हमें जल्दी से अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे देना चाहिए। राजा नखर ने तत्काल ही सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की घोषणा आदेश कर दिया। और जब दौलतपुर और नखरपुर की सेनाओं का सामना हुआ तो सैनिक, नखरपुर की सारी सेनाओं के छक्के छुड़ा दो। दुश्मन का एक भी सैनिक बचने न पाए। हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा। जल्दी ही नखरपुर की सेना के सैनिक हताश होकर युद्ध भूमि में गिरने लगे। ओह आह, मर गया रे। धीरे धीरे नखरपुर की सेना कम होने लगी। यह देखकर, नखर, तेरी सेना समाप्त होने को है। इससे पहले कि तेरी सेना समाप्त हो और दौलतपुर का नया राजा तुझे बंदी बना ले, तू यहाँ से भाग ले, वरना दौलतपुर का राजा तुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा नखर ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह युद्ध स्थल से काफी दूर पहुंच गया था। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? वह सोच विचार में डूब गया। तभी उसने सोचा, राजमहल में महारानी त्रिशला व युवराज सरवर को तो मैं अकेला ही छोड़ आया। मुझे यहाँ से अपने गुरु मानगत ऋषि
मतांग ऋषि के आश्रम में चलना चाहिए। वह पहुंचने के पश्चात मैं आज ही तुरंत महारानी व युवराज को मतांग ऋषि के आश्रम में बुलवा लूंगा। मतांग ऋषि का आश्रम पास ही था। उसने घोड़ा आश्रम की ओर मोड़ दिया। कुछ देर बाद वह मतांग ऋषि के पास जा पहुंचा। वस्त नखर, तुम इस हालत में यहाँ क्या बात है? गुरुवर, दौलतपुर के नए राजा ने आज नखरपुर पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। अपनी सेना को हारते देख मैं आपके पास आ गया हूँ। और यह तो बहुत बुरा हुआ वस्त। गुरुवर, मैं राजमहल से महारानी त्रिशला वह युवराज सखर को अकेला छोड़ आया हूँ। कहीं शत्रु उन दोनों को मौत के घाट न उतार दे। ऐसा नहीं होगा वस्त। हम अभी अपने एक शिष्य को नखरपुर के राजमहल में भिजवाकर महारानी व युवराज को यहीं पर कुशलता बुलवा लेते हैं। आप चिंतित ना हो। तुरंत ही मतांग ऋषि का एक शिष्य राज नखर के घोड़े पर बैठकर नखरपुर की ओर चल दिया। भगवान, महारानी त्रिशला और युवराज सखर को की रक्षा करना। उधर दूसरी ओर महाराज नखरपुर की समस्त सेना हताहत हो चुकी है। अब क्या आज्ञा है? प्रधानमंत्री जी, राजा नखर अभी हमारी कैद में नहीं आया है, इसीलिए उन्हें कैद करने के लिए तुरंत ही राजमहल पर धावा बोल दो। तुरंत ही राजमहल पर धावा बोल दिया गया। एक एक को पकड़कर मार डालो। ओह आह! मार काट मचाते हुए लोग उस कक्ष में पहुंचे जिस कक्ष में महारानी त्रिशला वह युवराज सखर था। महाराज, यह राजा नखर की महारानी व पुत्र सखर है। ओह, तब तो इन्हें तुरंत ही मौत के घाट उतार देना चाहिए। अगले पल, महाराज, यह आपने अनर्थ कर दिया। इन निर्दोषों को क्यों मार दिया? महारानी त्रिशला व युवराज सखर घायल होकर पृथ्वी पर गिर गए और शीघ्र ही उन दोनों के प्राण पखुड़े उड़ गए। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन आखिर दुश्मन होता है। राजनखर ना सही, उसकी पत्नी व पुत्र ही सही। लगता है अपनी हार देखकर कायर नखर कहीं भाग गया है। लगता है रामेश्वर सिंह को दौलतपुर का राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया। यह तो बहुत ही क्रूर है। उसी समय मंगत ऋषि के शिष्य ने नखरपुर में प्रवेश किया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, राजा नखर तो कहीं भागकर छिप गया है, लेकिन राजा रामेश्वर सिंह ने महारानी त्रिशला युवराज सखर को मौत के घाट उतार दिया है। यह अच्छा नहीं हुआ। यह सुनकर मतांग ऋषि का शिष्य चौंका। ओह, मैं तो महारानी और युवराज को लेने के लिए नखरपुर आया था। दुश्मन ने तो उन दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया है। अब मेरा राजमहल में जाना बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वह वहीं से वापस लौट गया। यहाँ पे पेंटिंग खराब है दोस्तों। ओह, हमारी महारानी ना जान से प्यारा युवराज स्वर्ग सिधार गए। भगवान, तूने यह क्या अन्याय किया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? कहकर राजा फूट फूट कर रोने लगा। तब मतांग ऋषि ने उन्हें दिलासा दिया, बस धीरज रखो। कुदरत को शायद यही मंजूर था, लेकिन याद रखो, पाप का घड़ा एक दिन अवश्य ही भरता है। एक ना एक दिन राजा रामेश्वर सिंह को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। गुरुदेव, हमारा तो सब कुछ ही लूट गया। अब हम कहाँ जाएं? बस तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तुम अब हमारे पास ही आश्रम में रहोगे। हम वायदा करते हैं कि शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे राज्य वापस दिलाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। दूसरी ओर रामू ने नखरपुर में घोषणा की, नखरपुर के वासियों, आज से नखरपुर राज्य हमारे अधीन है। आज से इस राज्य में हमारा ही हुक्म चलेगा। जिसने भी कभी हमारे हुक्म की जरा सी भी अवहेलना की, उसे तुरंत ही सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर नखरपुर के निवासियों को सांप सूंघ गया। नखरपुर की यह घोषणा करके रामू दौलतपुर वापस लौट गया। धीरे धीरे इस घटना के बीते 5 दिन व्यतीत हो गए। छठे दिन, महाराज, हमारे यहाँ प्रथा है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है,
वह सर्वप्रथम वन में अखेट करने जाता है। इस अखेट पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना होता है। प्रधानमंत्री जी, यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही हम अखेट करने के लिए वन में चले जाते। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहाँ दिया था? राजा बनते ही आप तो नखरपुर पर आक्रमण करने चल दिए थे। कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, तब ना सही, हम अब वन में आखेट करने के लिए चले जाते हैं। रामू इसी समय घोड़े पर सवार हुआ और आखेट करने के लिए वन की ओर चल दिया। दूसरी ओर मतांग ऋषि ने आश्रम में रह रहे राजा नखर ने कहा, बस तुम्हारा शत्रु राजा राजेश्वर सिंह आज इस वन में आखेट करने आने वाला है। अच्छा, तब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे अपने परिवार की बर्बादी का बदला अवश्य लेना है, कहकर नखर आवेश में कांपने लगा। उसके क्रोध में देखकर, बस क्रोध में ना आओ। अगर तुम अपने हाथों से राजा रामेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो तुम्हारे नर हत्या का पाप लगेगा। तुम राजा रामेश्वर सिंह से बदला अवश्य लेना, लेकिन इस प्रकार लेना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुवर। बस मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह योग्य बल के द्वारा एक हिरण उत्पन्न करूंगा। उस हिरण का पीछा करता हुआ रामेश्वर सिंह जैसे ही हमारे आश्रम के पास आएगा, हिरण अदृश्य हो जाएगा। उसी समय तुम्हें रामेश्वर सिंह से मिलना है। और इस प्रकार मतांग ऋषि राजा नखर को अपनी योजना समझाने लगा। योजना सुनने के पश्चात, गुरुवर, आपकी योजना बहुत अच्छी है। इस योजना को प्रयोग में लाकर मैं व्यर्थ के रक्तपात से बच जाऊंगा। अतः मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा गुरुवर। तो जाओ, आश्रम के बाहर जाकर रामेश्वर सिंह को आने की प्रतीक्षा करो। तब राजा नखर आश्रम के बाहर की ओर चल दिया। दूसरी ओर रामू वन में पहुंचा। रामू, तूने अपनी जिंदगी में एक चींटी तक नहीं मारी है और अब भयंकर जानवरों का आखेट करने निकला है। तुझे ना तो तीर चलाना आता है, ना निशाना साधना आता है। ऐसी अवस्था में तू शिकार कैसे करेगा? यह सोचता विचारता वह वन में चला जा रहा था। तभी, ओह कैसा सुंदर हिरण है, मुझे इसी का शिकार करने का प्रयास करना चाहिए। रामू ने तुरंत ही अपना घोड़ा हिरण के पीछे दौड़ा दिया। हिरण दौड़ता हुआ मतांग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचा। अचानक ही लुप्त हो गया। अरे, यह हिरण कहाँ गायब हो गया? हिरण का पीछा करता हुआ रामेश्वर सिंह आश्रम के सीमा आ चुका है। अब मुझे इसे पास जाना चाहिए। वह तुरंत ही रामू के पास पहुंचा। लगता है आप वन में रास्ता भटक गए हैं ऋषिवर। हम एक हिरण का पीछा करते करते यहाँ आ पहुंचे हैं। यहाँ आकर वह हिरण ना जाने कहाँ लुप्त हो गया है। वह हिरण यहीं कहीं छिप गया होगा। आप जब यहाँ तक आ ही गए हो तो आइए, मेरे आश्रम में चलकर थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए। चलिए ऋषिवर, घोड़ा दौड़ाते मैं भी थकान का अनुभव कर रहा हूँ। रामू को साथ लेकर नखर आश्रम में पहुंचा। लीजिए राजन, थोड़ा फल खा लीजिए। रामू को भूख भी लग गई थी। उसने तुरंत ही फल खाना शुरू कर दिया। फल खाने के बाद वह कुटी में बिछी मृगछाल पर लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गया। मेरी आंखों की नींद उड़ाकर मेरा शत्रु कैसे चैन की नींद सो रहा है। बहुत देर तक सोता रहा। जब उसकी आंखें खुली तो अंधेरा हो गया था। वन में अंधेरा छा गया, इसीलिए आज की रात आप हमारे आश्रम में ही रुक जाइए। तत्पश्चात सुबह ही आप यहाँ से प्रस्थान करना। यह ऋषि ठीक कर रहा। रात के अंधेरे में यहाँ से जाऊंगा तो कोई भी जंगली जानवर मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है। इस डर से रामू उस रात आश्रम में ही रुक गया। सुबह जब वो आश्रम से चलने लगा, बस मुझे लगता है आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। मैं दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह का प्रधानमंत्री हूँ ऋषिवर। रामू ने नखर को अपना असली परिचय नहीं दिया। यह सुनकर कैसा सफेद झूठ बोल रहा है, यह जैसे कि जानता ही नहीं कि यह कौन है। तब रामू ने नखर से कहा, इस निर्जन वन में आप जैसा तपस्वी
सत्य से भेंट होगी मैंने यह सोचा भी नहीं था। यह मेरा सौभाग्य है। आप भी कृपया मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी ठहरे। नखर की निम्रता से रामू बहुत प्रभावित हुआ। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे ही ऐसी बातें करते हैं। आप मुझे अपना सेवक बनाकर अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सुनो, मैं बहुत समय से इस वन में रहता हूँ। मेरा नाम एकतनु है। एक तनु रिसीवर। एक तनु का क्या अर्थ होता है? वह सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ, तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। रिसीवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए और इतने सहस्त्र वर्षों बाद भी जीवित हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण भी दे सकता हूँ। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला है। तुम राजा रामेश्वर सिंह के प्रधानमंत्री नहीं, स्वयं राजा रामेश्वर सिंह हो। ओह रिसीवर, आप तो सचमुच ही सर्वज्ञानी हैं। बस मैंने तो शुरू में ही तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में जान लिया था। राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम यश तीनों लोक में फैले। लेकिन क्या रिसीवर? राजन, तू तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्ता स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों से तुझे खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा? हाँ, यदि तुम ब्राह्मणों के कोप से बच गए तो पृथ्वी पर अंतकाल तक तुम्हारा राज्य बना रहेगा। रिसीवर, ब्राह्मणों के कोप से कैसे बचा जा सकता है? तुम्हें अपने राज्य में सभी ब्राह्मणों को राजमहल में भोज पर बुलाना होगा। उनको भोज में जो खाना परोसा जाएगा उस खाने को खाकर सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ओह, तब तो मैं जाते ही राज्य के सारे ब्राह्मणों को भोज पर बुलाऊंगा। लेकिन रिसीवर, आपको वैसे तो मैं अभी राजमहल में नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। दौलतपुर जाकर अपनी देख रेख में ही ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाऊंगा। यह तो और भी अच्छी बात है रिसीवर। ठीक है, अब तुम जाओ। आज से ठीक 3 दिन पश्चात हम दौलतपुर आएंगे, तब तुम ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाना। जैसा आपका आदेश रिसीवर। गुरुवर, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया है। अब मुझे आगे क्या करना है? नखर, मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी का रस दूंगा। दौलतपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले राजा रामेश्वर सिंह को सीधे हाथों की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुवर? बस रामेश्वर सिंह के हाथों में एक ज्योतिष ने राजयोग की नकली रेखा बना दी है। तुम जो रस उसकी हथेली पर डालोगे उसके प्रभाव से वो रेखा तत्काल ही मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सब लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे और भोजन वाले दिन जो खाना ब्राह्मणों को परोसा जाएगा वह उत्तम प्रकार का होते हुए भी ब्राह्मणों को मांस के टुकड़े के रूप में दिखाई देगा। खाने से मांस के टुकड़े देखकर सारे ब्राह्मण क्रोधित हो उठेंगे और वे क्रोध में रामेश्वर सिंह को शाप दे देंगे। तत्पश्चात राज्य के लोग रामेश्वर सिंह के स्थान पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। गुरुवर, रामेश्वर सिंह ने मेरी पत्नी व पुत्र की हत्या की है, इसीलिए मैं भी रामेश्वर सिंह के परिवार की हत्या करना चाहता हूँ, तभी मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। बस रामेश्वर सिंह की पत्नी जानकी व उसके पुत्र और पुत्री तो वैसे ही गरीबी की मार से सताए हुए हैं। उन्हें मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा कहना मानो और उनकी हत्या का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ठीक है गुरुवर, जैसा आपका आदेश। उधर दौलतपुर पहुंचकर रामू ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं। एक राजा को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन है। हम अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री तुरंत ही रामू के साथ लेकर खजाने में पहुंचा। और इतनी धन दौलत हमने तो कभी सपने में भी आज तक इतनी दौलत नहीं देखी। रामू खजाने का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी उसकी दृष्टि खाली संदूक पर पड़ी। प्रधानमंत्री जी, यह संदूक खाली क्यों पड़े हैं? इसका धन कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इन संदूकों के स्वर्ण मुद्राएं तत्काल पीड़ितों में बंटवा दिए गई थी। तब से ये
तब से ही यह संदूक खाली है। प्रधानमंत्री जी, सूखा पिछले वर्ष पड़ा था, इस वर्ष तो राज्य में खुशहाली नजर आ रही है। इसीलिए राज्य के प्रत्येक लोगों से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ली जाए और कर में प्राप्त मुद्राओं से इन खाली संदूकों को शीघ्र ही भरा जाए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अकाल की मार से अभी लोग पूरी तरह चैन की सांस भी नहीं ले पाए हैं। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बातों को काट ना दीजिए। जाइए, आज से ही हमारे आदेश को पालन होना चाहिए। अच्छा महाराज। सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से कर के रूप में 50-50 स्वर्ण मुद्राएं वसूल करने लगा। भाई, मुझे क्षमा कर दो, कल मेरी बेटी की शादी है, मैं 50 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकता। हम कुछ नहीं जानते हैं, नए राजा का ऐसा ही आदेश है। इस प्रकार सैनिकों हर अमीर गरीब से स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। यह देखकर राज्य के लोग रामेश्वर सिंह को कोसने लगे। ठीक 3 दिन पश्चात मुनि के वेश में राजा नखर रामू के पास पहुंचा। आइए रिसीवर, आपका स्वागत है। रामू आदर सहित नखर को राजमहल ले गया। राजमहल में पहुंचकर, राजन, आपने अपने हाथ आगे लाइए, मैं आपके हाथ अमृत से धोना चाहता हूं। यह सुनकर रामू ने तुरंत ही अपने दोनों हाथ नखर के आगे कर दिए। लीजिए रिसीवर। तब नखर ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटी का रस उसके हाथ पर डाल दिया। कल्याण वस्तु। रस के प्रभाव से दिवाकर द्वारा हाथ में खींची गई रेखा मिट गई। तत्पश्चात, महाराज, अब आप आज ही संध्या को राज्य के समस्त ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाइए। मैं अभी दूत को ब्राह्मणों के पास भेजता हूँ। रामू ने तुरंत ही दूत को ब्राह्मणों के पास भेज दिया। ब्राह्मणों के लिए राजकीय पाकशाला में उत्तम प्रकार का भोजन बनाया गया। संध्या के समय राज्य के सारे ब्राह्मणों को वहां भोजन परोसा गया। अरे, यह क्या? भोजन में मांस के टुकड़े? लेकिन यह आए कहाँ से? हमने तो सात्विक भोजन बनवाए थे। राजन, राजा के मद में तू यह भूल गया है कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसा जाता है या सात्विक? तूने भोजन के में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत निर्धन हो जा। यह सुनते ही, अरे यह क्या? राजसी वस्त्र के स्थान पर मेरे शरीर पर फटे पुराने वस्त्र। रामेश्वर सिंह, यह मेरे अभिमान वह पापों का फल है। तूने मेरा निर्दोष परिवार व राज्य को जो नुकसान पहुंचाया था, यह सब उसी का परिणाम है। यह आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? मैं नखरपुर का राजा नखर हूँ। रामेश्वर सिंह, मैं चाहूँ तो तुझे इसी समय मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, रामू, तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत ही अपना राज्य राजा नखर को सौंप दे और यहाँ से चला जा, वरना मैं इस राज्य की कुलदेवी तुझे भस्म कर दूंगी। आकाशवाणी सुनकर भयभीत से रामू ने अपना मुकुट उतारा और, लीजिए राजा नखर, मैं राजपाट आपको सौंपता हूँ। चलो, इस प्रकार एक मूर्ख और क्रूर राजा से तो छुटकारा मिला। राजा नखर ने रामू से मुकुट ले लिया। तब रामू राजमहल से निकल गया। वाह रे मुकद्दर, तूने भी मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले तो राजा बनाया और कुछ दिन बाद ही रंक बना दिया। अभी रामू के सामने एक देव पुरुष प्रकट हुआ। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुम अभी कुछ देर पहले कोस रहे थे, यानी तुम्हारा मुकद्दर। ओह, तो आप मेरे मुकद्दर हैं? क्या आप बताएंगे कि आपने मेरे साथ यह छिछला मजाक क्यों किया? रामू, मजाक मैंने नहीं की। कौसंबी के हस्तरेख विशेषज्ञ दिवाकर ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती नकली रेखा बनाकर तुझे राजा बनाया था, जबकि तुम्हारे मुकद्दर का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे मुकद्दर में रंक ही रहना है, लेकिन है तो भला दिवाकर तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता है? यह सुनकर रामू का मुंह उतर गया। यह देखकर, रामू, तुम जल्दी से अपने मुंह धो लो, मैं तुम्हें कौशाम्बी के हस्तरेख विशेषज्ञ दिवाकर के पास ले जाना चाहता हूँ। देवपुरुष की बात मानकर रामू ने अपने आंसू पोंछ लिए। अगले ही पल दिवाकर के सामने, राजा रामेश्वर सिंह, आप
और इस वेश में दिवाकर देख तुमने रामू पूरे 1 माह भी राजा बनकर नहीं रह पाया। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? मैंने तो इसके हाथ में राजयोग की रेखा खींची थी। दिवाकर, जिस प्रकार वह रेखा बनी थी उसी प्रकार मिट भी गई। अब बताओ, तुम जीते या मैं? यह सुनकर मुकद्दर, तुम जीत गए। मैंने तुम्हारे फैसले को बदलने का प्रयास किया था, लेकिन मैं असफल रहा। दिवाकर, तुम एक गुणी व्यक्ति हो, याद रहे। फिर कभी अपनी विद्या का गलत प्रयोग नहीं करना। फिर मुकद्दर ने रामू से कहा, रामू, यह से तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी जानकी का तुम्हारे बिना बुरा हाल है। जाओ, मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। अच्छा मेरे मुकद्दर। मुकद्दर की के अदृश्य होने पर रामू वहां से अपने घर की ओर चल पड़ा। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर कोई एक अच्छी सी कहानी में, तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।